डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आइए देखिए, यहाँ पर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर बताए कि जब किसी अल्फा कण को किसी स्वर्ण पात्र या स्वर्ण पात्र के पन्नी से जब गुजरता है तो भिन्न भिन्न कोणों पर अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके मुख्य रूप से निम्न निष्कर्ष निकल के आते हैं, जो निम्नवत हैं, जो आगे लिखे गए हैं। ये 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहले आइए देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था, तो अल्फा कण निकलते कैसे हैं। तो अल्फा कण जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से ही निकलते हैं। तो जैसे आपका यूरेनियम है, पोलोनियम है, ठीक है, तमाम ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा किरणें उत्सर्जित होते हैं या अल्फा कण निकलते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है अल्फा कण का स्रोत है। अब यहीं पे कहीं पे अल्फा कण रखा हुआ है, लेड की एक प्लेट लगी है। यहाँ पर लेड के छोटे छोटे प्लेट लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि ये जो है ये किरणें इसी से होकर जाएंगी। ये अपनी सुरक्षा के लिए लेड की प्लेट लगाई जाती है, और लेड क्या होता है, ये अल्फा कणों को बाहर निकलने से रोकता है, अवशोषित कर लेता है इनको। तो कुछ ही अल्फा रेज यानी जो कुछ किरणें इससे होकर गुजरती हैं, जब इनकी साइज छोटी करते चले जाते हैं तो उसी के बीच से होकर ये निकलती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्वर्ण पात्र यानी स्वर्ण पन्नी लगाई गई है, पतली स्वर्ण पन्नी जिसको कहते हैं। ये सोने की एक बहुत पतली पन्नी होती है। अब सोना एक ऐसा मेटल है जिसका हम बहुत महीन जिसको कहते हैं, या बहुत बारीक या बहुत पतला धागा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पात्र की स्वर्ण पन्नी ले लिए, और इस पन्नी की साइज कितनी थी, 2.1 गुणे 10⁻⁷ मीटर था। ठीक है, इतना पतला बनाया गया किसकी, सोने की। तो सोने की जो पन्नी थी उसको 2.1 गुणे 10⁻⁷ मीटर की ये पन्नी लगाई गई। तो यहाँ से जब ये अल्फा रेज निकल रहे थे तो अल्फा कण इधर आए, और इससे जब होकर निकल रहे थे, इस पन्नी से जब होकर निकल रहे थे, तो यहाँ पर एक पर्दा लगाया गया। इस पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया गया। तो ये अल्फा कण जिन बिंदुओं पर टकराते थे वहाँ चमक उत्पन्न कर देते थे, और उसे जो है सूक्ष्मदर्शी के सहारे जो है देखा जाता था। तो उनके एंगल को भी हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर कितने कोण पर ये भिन्न भिन्न अल्फा कण निकल रहे हैं, और उनके बीच का कोण क्या क्या है वो हम इस सूक्ष्मदर्शी के सहारे, यहाँ पर एक पैमाना बना होता है, उस पैमाने से ज्ञात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ जो अल्फा कण का जो वेग होता है यानी जो इसकी एनर्जी होती है वो 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो है ये अल्फा कण जो है इससे होकर निकलते हैं। तो आइए देखिए, इस प्रैक्टिकल से निम्न रूप से 5 निष्कर्ष निकलते हैं। तो हम यहाँ पे एक फिगर और बना दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक स्वर्ण पात्र की पन्नी है जो ये काफ़ी बड़ी है, इसे बना दिया गया। अब यहाँ से इसमें क्या है, एटम है, परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है अविभाज्य कण होता है। तो सभी में एटम होते हैं, सभी में एटम होते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी में एटम ही माना जाता है, परमाणु होता है। अब देखिए यहाँ से अब क्या हो रहा है, इसमें निष्कर्ष क्या निकला है। पहला जो है, पहला टॉपिक है परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा कण जो आ रहे थे वो सीधी रेखा में निकल जा रहे थे। ये जो है अल्फा कण जो निकले यहाँ से वो सीधी रेखा में निकल जा रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि
परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ये अल्फा कण यहाँ से सीधी रेखाओं में निकल जा रहे हैं एटम से। ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। तो परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है, क्यों? क्योंकि सभी अल्फा कण क्या थे, उस सीधी रेखाओं में निकल जा रहे थे। दूसरा कंडीशन क्या था, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। तो ये कैसे कहा गया, तो यहाँ पर जैसे ये इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जैसे ये एटम है, तो एटम से यहाँ के समीप जब अल्फा कण आया तो ये विक्षेपित हो गया। अब यहाँ पर इसके समीप आया तो यहाँ से ये विक्षेपित हो गया। तो यहाँ जो अल्फा रेज यहाँ पर आ रहे थे वो भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो जा रहे थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। मतलब इस स्वर्णपात में बहुत ढेर सारे एटम हैं और इन ढेर सारे एटम के कारण जो है ये अल्फा कण का जो विक्षेपण वो भिन्न भिन्न एंगल पे आ रहा है। इस एटम के कारण यहाँ विक्षेपित हुआ, इस एटम के कारण यहाँ विक्षेपित हुआ। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो अल्फा कण थे वो भिन्न भिन्न कोणों पे विक्षेपित हो रहे थे। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर ही केंद्रित होता है। बहुत से एटम हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत से एटम हैं और सभी के धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है। थर्ड स्टेप देखिए यहाँ से क्या है। अब थर्ड स्टेप में दिया है धन आवेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान, अत्यंत माने बहुत छोटा, बहुत छोटे स्थान पर, यानी अत्यंत सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। तो ये जो एटम था तो ये उन्होंने कैसे बताया, यहाँ पे जो 20,000 यानी 20,000 जो अल्फा कण थे यहाँ से, जो यहाँ से, तो उसमें से एक कण जो है क्या था, एक अल्फा कण जो है, एक अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया 90 अंश पर, 90 पर विक्षेपित हो गया। यानी ये जो अल्फा कण थे तो यहाँ से ये भी आया कि जैसे देखिए यहाँ से आया, एक कण जो है विक्षेपित हुआ, अपने ही स्थान पे वापस लौट आया, ये अल्फा कण आई यहाँ से, और कुछ तो अल्फा कण ऐसे आई यहाँ से ऐसे चला गया 90 पे कह सकते हैं यहाँ पर। तो 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जो है अपने मार्ग से वापस लौट आए। इससे स्पष्ट हो गया कि परमाणु का समस्त स्थान एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित है, क्योंकि अल्फा कण पर धन आवेश होता है और नाभिक पे धन आवेश होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार नाभिक पे धन आवेश और अल्फा कण पर धन आवेश, धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसीलिए अपने स्थान पे अपने ही स्थान से ही क्या किया, वापस लौट आया। मतलब जिस रेखा पे जा रहा था उसी रेखा पर पुनः वापस लौट आया। तो इससे स्पष्ट हो गया धन आवेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर ही केंद्रित रहता है। इस स्थान को ही नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है 10⁻10 मीटर, और उसका त्रिज्या जो है नाभिक का वो 10⁻15 मीटर। इसे एक फार्मी भी कहते हैं। तो नाभिक का मात्रक भी फार्मी ही माना जाता है। एक फार्मी किसका मात्रक है, तो नाभिक का मात्रक है, ये बताया जाता है। तो एक फार्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। फर्मी जिसको कहते हैं, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तीसरा पॉइंट था कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए भी लागू होता है। तो यहाँ जो एटम में जो यहाँ पर जैसे नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच की जो दूरी जितने कम होगी उतने कूलाम फोर्स बढ़ता है। ठीक है, कूलाम फोर्स बढ़ता है, दूरी बढ़ेगी तो कूलाम फोर्स का मान क्या होगा, घटने लगता है। ओके, यहाँ जो पांचवा पॉइंट था, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। तो इन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की जो है प्लेट रखे, यहाँ पर पन्नी ले लिए। अब उसमें से देख क्या रहे हैं ये कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए जो है ये अल्फा कण का जो विक्षेपण है वो भिन्न भिन्न आता है। इससे स्पष्ट हो गया कि इनका जो परिमाण होता है, धन आवेश का जो परिमाण होगा वो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि
अब जैसे जितने ज़्यादा विक्षेपण होगा उसमें सबसे ज़्यादा परमाणु होंगे। धन आवेश यानी धन आवेश का परिमाण भी अधिक होगा उसका। अर्थात नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। अभी आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का जो परिमाण होता है, जिसको बाद में डिफाइन किया गया, जे टॉमसन ने बताया, इसे परमाणु क्रमांक से व्यक्त करेंगे, जिसे जेड बताया उन्होंने। परमाणु क्रमांक का जो परिमाण होता है जेड होता है, और उस पर जो आवेश होता है उसका नाम दिया गया है जेड ई। ई क्या है, ई यहाँ पर मूल आवेश है, जिससे हम नाभिक पर आवेश कितना है जेड ई से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये था रदरफोर्ड अल्फा कणों के परिगणन का प्रयोग। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।